हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा फॉर्मूला कम रिवीजन वीडियो। और ये किस पर होगा, टॉपिक है हमारा चैप्टर सॉल्यूशन, क्लास 12 का ये सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। और साथ ही क्या, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है। तो हम लोग इस चैप्टर में मतलब एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे कि क्या टर्म्स आते हैं और किनको किनको हमको याद रखना है, क्या फॉर्मूला आएगा। ठीक है। बहुत जरूरी होता है, इस चैप्टर में फॉर्मूले भी हैं बहुत सारे और उनको एक जगह एक साथ रखना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। क्लियर है। तो ध्यान से यहाँ देखना है, क्या फॉर्मूला कम रिवीजन वीडियो। फॉर्मूला क्या आएगा, उससे पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन क्या है, अगर बोला जाए ना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। क्लियर। तो कहीं भी अगर बोला जाए सॉल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो एनसीईआरटी ने काफी अच्छे से यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का एक टेबल बना के रखा है पेज नंबर 34 में। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। कितने तरह, तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, इस तरह का। तो अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो गया तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो गया तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट अगर गैस हो गया तो गैसेस सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, यहां तक तो बात ओके है। अब जानते हैं कि इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो कैसे मेजर करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए 3 बिल्कुल सिंपल सा टर्म्स था जो बहुत पहले भी पढ़ा गया था, स्ट्रेंथ का, है ना, क्लास 11th में, उससे पहले 9th में भी पढ़े थे कि वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे कैसे लिखा जाता था। अगर भी वेट बाय वेट मतलब W बाय W परसेंट बोलते हैं। यहां क्या हो रहा था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ पूरा सॉल्यूशन लेना है इनटू 100। क्लियर है। वैसे ही वेट बाय वॉल्यूम, अब अगर सॉल्यूशन लिक्विड रहा तब ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। और थर्ड आता है जब दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड हो तब हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 3 बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो बहुत पहले से चलते आ रहा है, इसको यूज करते रहना है। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा भी 3 और फॉर्मूले हैं। क्या 3 है, फर्स्ट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट इज मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से लिखते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस बात का थोड़ा यहां ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर में। तो इसका यूनिट क्या बन जाता है, यूनिट बन जाता है मोल पर लीटर। क्लियर। और डेंसिटी अगर दिया है सॉल्यूशन का और परसेंटेज दिया है तो हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास mm ऑफ सॉल्यूट। ये रहा। अगर जैसे इसमें H2SO4 हो गया, मान लेते हैं उसका परसेंटेज 98% है, डेंसिटी 1.8 है, तो बताइए मोलैरिटी क्या होगा। कुछ नहीं, परसेंटेज यहाँ लगाना है, डेंसिटी यहाँ लगाना है, सॉल्यूट H2SO4 का मोलर मास यहाँ लगा देना है, हो गया काम। ठीक है। तो ये रिलेशन है।
फिर क्या आता है, एक मोलैरिटी इक्वेशन है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। मीन्स अगर हम डाइल्यूट कर दें किसी सॉल्यूशन को, तब डाइल्यूट करने का मतलब ये है कि हमारे पास एक गिवन मोलैरिटी का एक गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा, उसमें हम और पानी मिला देते हैं, तब क्या बनेगा, ये फॉर्मूला सीधा यूज करना है। एक और क्या है, मिक्सिंग टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी आता है मोलैरिटी में ही। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, M1V1 इज प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2, ये यूज कर लेना है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, मिला दिया गया। अब बताइए क्या कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी बताइए, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें हम वीडियो बनाकर रखे हैं, क्लास 11th के लिए भी और 12th के लिए भी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेटेड होता है, तो मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो मोलैरिटी घटेगा, ये याद रखना है। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कहीं बोर्ड एग्जाम वगैरह में दिख सकता है। ठीक है, तो मोलैरिटी के बाद अगला टर्म आता है मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करना होता है। मोलालिटी क्या हो गया, तो मोलालिटी लिखते हैं स्मॉल m से, और ये स्मॉल m इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये याद रखना है कि पूरे फॉर्मूले में ना सिर्फ यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, और वो केजी किसका, सॉल्वेंट का केजी। क्लियर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं वॉल्यूम वाला बात नहीं है। ऊपर मोल है मतलब मास का ही रिलेशन है, नीचे तो मास ही रखा गया है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या, अगर मोलैरिटी और मोलैरिटी पूछा जाए, मतलब ये मोलालिटी का रिलेशन मोलैरिटी से, तब क्या होता है, मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, तब क्या लिखते हैं, तब लिखते हैं, ध्यान से यहाँ देखिएगा आप लोग, मोलालिटी इज इक्वल्स टू तभी फाइंड होगा ना जब डेंसिटी गिवन होगा, तो 1000 m मतलब मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस फिर मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखना ये चीज। ठीक है, ये रिलेशन क्लास 12th में इस फॉर्मूले का यूज होगा। वो किस लिए यूज होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल आ सकता है इस फॉर्मूला से। क्लियर है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे मोल फ्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। थर्ड फॉर्मूला इज मोल फ्रैक्शन, इसको x से रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B बोला जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये दो फॉर्मूला यहां से आ गया। और अगर XA प्लस XB करते हैं, XA प्लस XB करते हैं, तो इट इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों मिलाएंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रहेगा। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखना है। अगला जो टर्म है वो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है मोलालिटी से, मतलब रिलेशन बिटवीन M एंड X, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। क्या होगा, तो बोला जाता है ना मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1000 XB बाय XA इनटू मोलर मास ऑफ A। A यहाँ सॉल्वेंट है और B यहाँ सॉल्यूट है।
ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला हम आगे सॉल्व करेंगे। इस पर भी क्लास 12th में क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब एक फोर्थ फॉर्मूला है ना, पार्ट पर मिलियन। मिलियन मतलब 10⁻6, जैसे परसेंट निकालते हैं ना, तो मतलब 100 पार्ट में, वैसे ही पर मिलियन होगा तो इंटू 10⁻6 लगाना है। और ये जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। जैसे नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर, तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस तरह के, जैसे एक ड्रम हमारे पास पानी है, उसमें एक चुटकी नमक, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम क्या फाइंड करेंगे उस केस में फोर्थ फॉर्मूला, डेट इज पार्ट पर मिलियन, ppm बोलते हैं। तो इट इज इक्वल्स टू हो गया पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल पार्ट इनटू 10⁻6। हो गया, कहानी खत्म। मतलब इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और उनका आपस में रिलेशन बता सकते हैं। क्लियर। अब ये सब टॉपिक जैसे ही खत्म होता है ना, तो फिर आता है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, सॉल्युबिलिटी। क्लियर। सॉल्युबिलिटी, amount of solute dissolved in a given solvent is called solubility। कोई भी सब्सटेंस, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी में तीनों चीज पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी किसका, सॉलिड का इन अ लिक्विड, जैसे चीनी पानी, नमक पानी। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस फैक्टर्स या फिर इफेक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे अगर फैक्टर की बात करें तो कौन किस में डिसॉल्व करेगा, तो कहा जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर कोई कोवलेंट सॉल्यूट है और कोवलेंट सॉल्वेंट है, तो ये दोनों बहुत इजीली डिसॉल्व कर जाएगा। दूसरा है ना, पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व्स आयोनिक सॉलिड। अगर सॉल्वेंट मोर पोलर है, तो आयोनिक सॉलिड्स क्या होंगे उसमें डिसॉल्व। पानी में क्या होता है, नमक डिसॉल्व कर जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मोर पोलर और एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म आता है। जिस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर है, ओके। फिर क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है ना, अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसका पूरा थ्योरी हम वीडियो बनाकर रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रेशर। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर चीनी पानी मिला रहे हैं ना, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं, इनसिग्निफिकेंट है वहां, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसी गैस का किसी लिक्विड में डिसॉल्व होना, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ये पढ़ने वाला टॉपिक है। और क्या पढ़ने वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो कोई भी अगर गैस है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, अगर कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कहा जाता है ना, ऑल गैसेज आर डिसॉल्व इन वाटर एट अ डिफरेंट एक्सटेंट। कोई बहुत कम डिसॉल्व करेगा, कोई बहुत ज्यादा। फिर क्या आता है, जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेज है, जिसको हम बहुत जल्दी कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, वो सब मोर सॉल्युबल होता है। या फिर अगर कोई सब्सटेंस या कोई गैस किसी सॉल्वेंट से बॉन्ड बना ले, किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले या रिएक्ट हो जाए, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये सब बात थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, पानी में बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। CO2 हाईली रिएक्टिव है वाटर से, बहुत ज्यादा सॉल्युबल। O2 कोई रिएक्शन नहीं है वाटर से, तो बहुत लीस्ट सॉल्युबल। हाइड्रोजन कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है वाटर से, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये बहुत लीस्ट सॉल्युबल होगा। और साथ में कंप्रेसिबल भी कम है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ आता है ना, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ हेनरीज लॉ पढ़ना होता है। हेनरीज लॉ का क्या कहना है कि जितना हम पार्शियल प्रेशर रखेंगे,
वो इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इनटू KH, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, सीधा सा ये डेफिनेशन है। और ये KH जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH का वैल्यू उतना कम होगा। और मोर सॉल्युबल अगर है कोई लिक्विड, मींस ये जो है ना KH का वैल्यू, ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस, कि हर गैस के लिए क्या अलग अलग यूज करते हैं। जैसे ये वाला जो है ना KH का वैल्यू, यहाँ ये एनसीईआरटी में भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा KH, ठीक है, गैसेस हैं, टेम्परेचर है, और यहाँ KH का वैल्यू है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस गिवन है। बस ये याद रखना है कि अगर कोई मोर सॉल्युबल गैस है, जैसे यहाँ मोर सॉल्युबल गैस हम CO2 की बात किए थे, उसका KH का वैल्यू क्या आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल गैस हीलियम बहुत कम डिसॉल्व करता है, उसका KH का वैल्यू हाई है, 144 दिखा रहा है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा KH। दूसरा, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा KH। और x के साथ क्या रिलेशन बनेगा, अगर हम x के साथ रिलेशन बनाने का कोशिश करें तब, तो ये भी ध्यान देना है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, ये दोनों रिलेशन आया। और क्या रिलेशन आता है, और रिलेशन आता है अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। और सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकता है जब हम मोल फ्रैक्शन ज्यादा रखें, या फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकता है जब हम नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रखें ऑफ सॉल्यूट, मतलब गैसेस के मोल्स, गैस का यहाँ मोल फ्रैक्शन, गैस का यहाँ प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है, ऐसा बन सकता है P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू S1 बाय S2 इज इक्वल्स टू X1 बाय X2 इज इक्वल्स टू N1 बाय N2। तो ये सारे रिलेशंस क्या है, आपस में वैलिड होंगे। कोई भी अगर दो मानते हैं, इस दोनों कंडीशन के लिए न्यूमेरिकल है, इन दोनों कंडीशन के लिए, तो हम आपस में यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट व्हाट, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में ये हेनरीज कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरीज लॉ का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर किसी की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो हेनरीज लॉ का वैल्यू घटेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ओके, तो हेनरीज लॉ पर हम लोग बात कर रहे थे। हेनरीज लॉ में क्या है, कोई भी गैस का सॉल्युबिलिटी देखा जाएगा किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, हेनरीज लॉ कहां पर काम नहीं करेगा, मतलब क्या लिमिटेशन है। तो बोला जाता है ना, कोई भी अगर रिएक्टिंग गैसेस है, अगर आपस में रिएक्ट हो रहा है किसी सॉल्वेंट से, जैसे वाटर से क्या होता है, CO2 रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पर हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है। मतलब क्या, अगर हमारा गैस क्या है, रिएक्टिंग है, ठीक है, तो काम नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन क्या, अगर प्रेशर टू हाई है, बहुत ज्यादा हम प्रेशर लगा रहे हैं, तब फिर हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। या फिर टेम्परेचर अगर टू लो है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो भी हेनरीज लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस थे जहां हेनरीज लॉ लिमिटेड है। ओके, अब एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ का, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक में जो बॉटल आता है ना, उसमें कंप्रेस बंद करके हम किसी गैस को रखते हैं, मतलब CO2 वहां क्या होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है और बंद किया, ढक्कन बंद होता है ना। तो हम कहेंगे वहां हेनरी लॉ का यूज है कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल रहेगा कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस। ठीक है, या फिर स्क्यूबा ड्राइविंग में इसका यूज होता है। स्क्यूबा डाइविंग क्या है, स्क्यूबा डाइविंग जैसे पानी के नीचे जाते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, इसके कारण जो भी हम इनहेल करते हैं ना गैसेस, उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या है ना कि
कुछ बेंड्स बन जाते हैं, गोल 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 बेंड्स बन जाता है, और सडनली अगर वही चीज ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम, जिसके कारण क्या है ना, वो बेंड्स फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस बेंड्स को क्या रिड्यूस करने के लिए, एक्चुअली ये बेंड्स क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है तब तब क्या करते हैं ना, वो जो सिलेंडर आता है उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं, वहां हीलियम गैस भी यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हेनरीज लॉ के कारण ही स्कूबा ड्राइविंग में सिलेंडर में हीलियम वगैरह मिक्स किया जाता है। ठीक है, ओके। फिर क्या आता है, अगला हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब दो लिक्विड का सॉल्यूशन, और यहां पर दोनों लिक्विड जो होंगे ना वो वोलाटाइल नेचर का होगा। वोलाटाइल कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों लिक्विड्स जो है वो इवोपरेट करेगा। ठीक है, मतलब अगर वोलाटाइल बोल रहे हैं मतलब लिक्विड विच इवोपरेट्स। ओके, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। तो इसको कौन डील करता है, इसको डील करता है राउल्ट्स लॉ। क्लियर, बिल्कुल शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो एक बना हुआ है पहले से भी। मान लेते हैं यहाँ पर दो लिक्विड है A एंड B। तो A का कुछ मोल होगा, B का कुछ मोल होगा, और दोनों वोलाटाइल है। तो जब वोलाटाइल है तो इसको बंद करते हैं, और यहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा था, क्या, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मतलब यहाँ दोनों का क्या बनेगा, A और B का वेपर बनेगा। अब इस वेपर में भी क्या प्रेजेंट होंगे, A और B किस फॉर्म में, दोनों वेपर के फॉर्म में होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ Na है तो N-A होगा, यहाँ N-B होगा। क्लियर, बस यहीं पर अब क्या अप्लाई करना होता है, राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना होता है। क्या राउल्ट्स लॉ कहता है कि यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा ना PA, इट इज, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल इसको समझ लेना है। ठीक है, x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन दिस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ ये XA है और यहाँ ये XB है। अगर इस वेपर फेज में बात करें तो वेपर फेज में X-A और X-B मान लेते हैं। क्लियर, ये रहा। इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए यहां लिखा जाता है PA इज इक्वल्स टू XA P0A, वेयर P0 इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म, जब प्योर फॉर्म में था। बस यही होता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और टोटल प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो PT इज इक्वल्स टू लिखा जाता है PA प्लस PB। क्लियर है, क्या होगा PA प्लस PB, यही चीज को हम क्या करेंगे, वहां सेट कर देंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना यहाँ से अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यहाँ PT इज इक्वल्स टू अगर लिखना हो तो P0 PA XA डॉट P0A प्लस XB P0B, ऐसा लिखेंगे, चलेगा। ओके, ये है राउल्ट्स। अब याद होगा क्लास 11th में पढ़ा गया था गैसियस स्टेट, वहां पर डाल्टन्स लॉ भी आया था। यहाँ जो प्रेशर बनाएगा उसका PT, मतलब अकॉर्डिंग टू अब डाल्टन्स लॉ, इसमें क्या हो रहा था डाल्टन्स लॉ में, याद करना होगा। PT इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन X-A, क्लियर, इनटू टोटल प्रेशर, सॉरी एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अभी PT की बात करेंगे तो PT इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या है, PA प्लस PB। ठीक है, अब यहां भी क्या दिख रहा है, PA प्लस PB, बट डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग PA इज इक्वल टू क्या था, X-A डॉट PT, टोटल प्रेशर से इंटू करना होता था। क्लियर, और यहां पर क्या है, ये है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले बनाते हैं। क्लियर, इन दोनों का आपस में रेशियो भी लिया जाता है, रेशियो लेते हैं तो PT कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैसे करना होगा वो देखते जाना है। क्लियर, बहुत इजी अब टर्म है ये,
राउल्ट्स लॉ, फिर क्या होगा, राउल्ट्स लॉ में ध्यान देना है थोड़ा सा। जैसे ही हम क्या करेंगे, फ्रॉम पी ए, तो इन दोनों को आपस में एक्स ए पी नॉट ए, ये इक्वल होगा किसका, एक्स डैश ए पी टी का इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहां से कोई भी एक डाटा दिया हुआ है, किसी दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी टर्म्स है ये सब। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके रेशियो की। तो रेशियो में हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए बाय एक्स बी पी नॉट बी, ये इक्वल होगा एक्स डैश ए पी टी बाय एक्स डैश बी, फिर पी टी। ये पी टी चला गया, तो हम क्या कहेंगे, अब ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सीधा इजी दिखेगा। इजी क्या दिख रहा है यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि एक्स ए पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स डैश ए बाय एक्स डैश बी। ये जो डैश है ना, ये एक्स डैश, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर में था, और एक्स ए क्या है, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है ए का। बस ये फॉर्मूला यूज करना होता है, ये फॉर्मूला यूज करना, ये तो कोई भी एक फॉर्मूला आया हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर ग्राफ क्या प्लॉट होता है उसको देख लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स है ना जो पूछे जाते हैं। मतलब इस चैप्टर में राउल्ट्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसको आप लोग काफी अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ में इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट होता है। इधर एक्स ए इज इक्वल टू 1 होता है, इधर एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ये दोनों के लिए है ना। अब इधर प्रेशर लिखा जाता है, वेपर प्रेशर, छोटा मोटा प्रेशर नहीं है ये। अब इधर जो भी पॉइंट बनेगा इट इज पी नॉट ए बनेगा प्योर फॉर्म में, इधर लेते हैं तो इट इज पी नॉट बी बनेगा। जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन ए का कम हो रहा है, वेपर प्रेशर ए का डिक्रीज होगा, और इस पोजीशन पर वेपर ये क्या है, इट इज पी ए है, और ये क्या आएगा, ये पी बी आएगा, ये पी बी का ग्राफ है, और ये क्या है, पी टी का ग्राफ होता है। ये याद रखना है बच्चों को। ठीक है, याद क्या रखना है इसमें, ओके, तो याद क्या रखना है यहाँ पर वो थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है, इस ग्राफ को काफी अच्छे से स्टडी कर लेना है। ठीक है, अब ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, राउल्ट्स लॉ फॉलो करे और इस लाइन को फॉलो करे, तो वो सब सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और आइडियल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है, मतलब यही जैसे राउल्ट्स लॉ होता है चलता है ना, बस इसी को आइडियल और नॉन आइडियल से हम लिंक कर देते हैं। क्या है आइडियल में, जहां पर डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 हो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0 हो, मतलब कोई भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो, दोनों को A और B मिलाया जाए तो सीधा वॉल्यूम जितना A और B दोनों सम का उतना आना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा H कोई इंथैल्पी चेंज नहीं, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ठीक है, फिर डेल्टा S और डेल्टा G, तो डेल्टा S जो होगा वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा G जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सॉल्यूशन तो बन रहा है ना, तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये सारे कंडीशंस यूज करने हैं, किसमें, फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसमें क्या हो, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं किया जाए, मतलब ये जो डेल्टा V लिखा गया था ना, डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, वो नॉन आइडियल होगा। डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0, वो नॉन आइडियल होगा। लेकिन डेल्टा S और डेल्टा G जैसे था वैसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये कोई भी सॉल्यूशन हो, पॉजिटिव डेविएशन शो करे, नेगेटिव, ये चेंज नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो हमारे पास अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल तो वो दो तरह का, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो किया ना
तो क्या होगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये जो पीटी दिख रहा है ना, एक्चुअल से थोड़ा ज्यादा पीटी दिखेगा, पीए थोड़ा ज्यादा दिख हो जाएगा, सॉल्यूशन बन ये होगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में ये चीज पढ़ा हुआ है, हम बस यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। इस केस में क्या होगा ना, एक्चुअल वॉल्यूम पहले कम होगा और अब ज्यादा, मतलब जो है ना ए डेल्टा V इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब पहले सॉल्यूशन अगर आइडियल होता तो डेल्टा V 0 था, बट अब चेंज इन वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्लियर, तो चेंज इन वॉल्यूम भी यहाँ पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात क्या, अट्रैक्शन की बात करें ना तो A और A का अट्रैक्शन या फिर B एंड B का अट्रैक्शन ये पहले ज्यादा था, अब कम हो रहा है, मतलब कम है A B के अट्रैक्शन से। ये अट्रैक्शन लिखा गया, ये सब आपको पॉइंट्स जो है ना याद रखना है। ओके, ये सारे बात को ध्यान में रखिएगा। अट्रैक्शन पहले ज्यादा था, मतलब पहले कम उड़ने की एबिलिटी थी, अब अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ा, मतलब ज्यादा इस सॉल्यूशन का क्या होगा, उड़ने का एबिलिटी आ गया। और ऐसे ही ना एजोट्रॉपिक मिक्सचर से भी लिंक कर सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ऐसा ऐसा जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या दिखा सकता है, एजोट्रॉप दिखाएगा। और किस तरह का एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप दिखाएगा। याद रखना है ये चीज क्या है कि अगर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन दे फॉर्म व्हाट, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, क्योंकि बहुत जल्दी उड़ने की जल्दी वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा बन रहा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इस सॉल्यूशन का, बहुत कम होगा, है ना। और एजोट्रॉप कहते हैं ऐसे मिक्सचर के जिसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, मतलब बिहेव्स लाइक व्हाट, बिहेव्स लाइक प्योर लिक्विड, लेकिन वो क्या है एक्चुअल में, इट इज अ मिक्सचर। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ना इथेनॉल का, इथेनॉल और वाटर को 95.57% ऑफ इथेनॉल बनाया जाए। ठीक है, एजोट्रॉप यही मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। इथेनॉल पढ़ा हुआ है सब चीज, है ना। इसमें क्या 95.9 सॉरी 57% बाय मास लेना है ये। क्लियर, तो ये क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, इथेनॉल का थोड़ा 60 डिग्री है, बट ये जो सॉल्यूशन है 50 के आसपास बॉइल कर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग। और कौन बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। और क्या प्रॉपर्टीज है एजोट्रॉपिक मिक्सचर का, कि वो जो है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नहीं आता है, मतलब उसको हम डिस्टिल अलग अलग नहीं कर सकते, उससे वाटर और अल्कोहल अलग नहीं कर सकते अगर ये बना लिया जाए तो। ये एक बहुत अलग प्रॉपर्टी है, इसके लिए याद रखना ये चीज। ठीक है, ओके। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे वो थोड़ा बात कर लेते हैं एजोट्रॉपिक के लिए ही। ठीक है, तो इसमें एक टर्म और आता है, फिक्स कॉम्पोजिशन होगा, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। और एजोट्रॉपिक में बात करें ना तो x डैश a इज इक्वल्स टू x डैश x a, जितना मोल फ्रैक्शन A का सॉल्यूशन में होगा उतना ही वेपर फेज में होगा। और B के लिए भी सेम, x डैश b इज इक्वल्स टू x b। ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए एजोट्रॉपिक मिक्सचर के। अब बात करते हैं क्या, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या आएगा वो देख लिया जाए। नेगेटिव डेविएशन में फिर से ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ था, इधर x a इज इक्वल टू 1, इधर एक्स बी इज इक्वल टू 1, इस पर इधर प्लॉट कर देते हैं, यहाँ प्लॉट कर देते हैं। अगर ये फॉलो किया तो सब क्या होगा, आइडियल होगा, है ना, ये आइडियल सिचुएशन है। बट अगर नेगेटिव डेविएशन शो किया ना, नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है ना कि पहले वेपर ये P0 A था, ये P0 B है, ये आइडियल कंडीशन है। बट नेगेटिव में पहले से कम बनेगा वेपर प्रेशर, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया दो मॉलिक्यूल्स के बीच, मींस ए का अट्रैक्शन या फिर बी का अट्रैक्शन पहले कम था, अब ये अट्रैक्शन ज्यादा हो गया।
ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बता रहा है। तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को ज्यादा पकड़ के रखेंगे, जिसके कारण वॉल्यूम पहले ज्यादा बनता, अब वॉल्यूम कम होगा। मतलब इस केस में डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा H मतलब ऐसा रिएक्शन जो होता है ना ज्यादातर एक्सोथर्मिक होता है, तो हम बोलेंगे ये भी नेगेटिव रहेगा। फिर क्या, यहाँ पर एक और टर्म लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, डेल्टा S और डेल्टा G, वो तो यहाँ भी वही रखना है जो पहले लगा रहे थे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ये डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव, ये सब में सेम, कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है मतलब बन तो रहा है ना, प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, तो ये दोनों होगा। चीनी पानी अगर मिलाएंगे तो घुल जाएगा ना खुद से, वैसा ही है यहाँ, ठीक है। कि अगर ऐसा भी कोई सॉल्यूशन है जैसे एसिड या फिर कोई भी गैस है जो रिएक्ट हो जाता है वाटर से, ये लेते हैं। या फिर क्या लिया जा सकता है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो सब कैसा शो करेगा, वो सब शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। और जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता है, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। जैसे इसका एक एग्जांपल है ना HNO3 68%। अब अगर 68% बाय मास HNO3 का सॉल्यूशन बनाए वाटर के साथ, तो वो क्या होगा कि अपने मैक्सिमम मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पर बॉइल होगा। और कब शो होता है, जब देखो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर कम बनना, क्योंकि अट्रैक्शन अब ज्यादा हो गया, ठीक है। बस यही चीज है राउल्ट्स लॉ में, क्लियर है। और राउल्ट्स लॉ के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सारे टर्म्स हो गए। अब हम बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर को अगर बोले ना तो दो जगह से क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पहला तो राउल्ट्स लॉ से आएगा जो अभी बात कर लिए, उसमें एजोट्रॉपिक मिक्सचर से आता है, क्लियर। और नेक्स्ट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, CGP शॉर्ट में लिख देते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना चार तरह के होते हैं। एक होता है RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा TB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा TF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर OP, क्लियर, या फिर इसको पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब इनका फॉर्मूला कैसे बनता था, तो इट इज इक्वल्स टू ना XB होता है। या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, उसको अगर देखा जाए ना तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस P बाय P0, ये होता है। और ये इट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। यहाँ B से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सॉल्यूट रिप्रेजेंट हो रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। या फिर ध्यान में रखना है कि A सॉल्वेंट रहता है, B सॉल्यूट रहता है कहीं भी। उसके बाद क्या आएगा, डेल्टा TB। डेल्टा TB का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का चेंज आना, क्या एलिवेट हो जाना। जैसे क्या है ना, ये सब पढ़ा हुआ टॉपिक है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। क्या पानी है, उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दे दिए, थोड़ा सा नमक दे दिए, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी चीज को क्या बोलेंगे, एलिवेट हो जाना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब क्या देखते हैं, डेल्टा TB, ये क्या होगा, T ऑफ सॉल्यूशन माइनस T0, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है माइनस प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। इट इज इक्वल टू कहा जाता है मोलालिटी इनटू KB। KB कहते हैं ना, इसका एक और टर्म है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इबिलियोस्कोपी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपी। और ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, ध्यान में रखना ये चीज, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टी नॉट माइनस टी एस, और ये सब जो लिखा गया है ये फ्रीजिंग मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट था। क्लियर है? ये थोड़ा सा ऐसे पढ़ते पढ़ते ये सब हो जाता है। यहाँ भी क्या आएगा, मोलैलिटी इंटू के एफ, इसको क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। क्लियर है? और ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको कहा जाता है CRT, मतलब कॉन्सेंट्रेशन गैस कांस्टेंट, ये आर है, टी टेम्परेचर है। अब एक टर्म आ रहा था आई, याद होगा, वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर ना? मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया, उन सब के लिए आई का वैल्यू 1 रहता है। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, ये चीज ध्यान में रख करके इन सब के आगे हम क्या लगा देंगे, आई। तब हमारा पूरा का पूरा ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा और ये एक करेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है? अब इन सब में क्या कॉमन रहता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। ये जितना भी दिख रहा है ना, इसको अगर हम थोड़ा और एलिवेट करके लिखे, एक्सपेंड करके एक्स बी को, तो क्या लिखा जाएगा, आई तो वैसे ही रखते हैं, एक्स बी इज इक्वल्स टू हो जाता है मोल्स ऑफ एन बी बाय एन ए। ठीक है? और डाइल्यूट सॉल्यूशन था तो एक्स बी एक्स ए के सामने नेग्लेक्ट कर देते थे। ओके, इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को और लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाय मोलर मास ऑफ बी, है ना, डब्ल्यू ए बाय मोलर मास ऑफ ए, ये तरीका था। तो यहां मोलर मास ऑफ ये क्या है, सॉल्यूट का मास है। क्लियर? वैसे यहाँ मोलैलिटी है, तो इस फिर मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से यहाँ देखते जाना, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा। क्या रिलेशन आएगा वो देखते हैं। फिर आई तो वैसे ही रखते हैं, एम मोलैलिटी का मतलब क्या है, मोल्स पर केजी। तो मोल्स पर केजी, मोल्स किसका, सॉल्यूट का, मतलब फिर से गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय केजी। केजी किसका, वाटर का, मतलब सॉल्वेंट का। ओके, और फिर ये के बी वैसे ही रहेगा, लिख दिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, आई, फिर वही मोलैलिटी दिख रहा है, मतलब मोलैलिटी का मतलब फिर क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी के एफ और वाटर का के जी, मास ऑफ डब्ल्यू ए इन के जी। क्लियर? यहाँ डब्ल्यू ए भी लिखा दिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, आई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आई कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहां मोलैरिटी यूज करते हैं, मोल्स पर लीटर। तो फिर मोल ऑफ डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू वॉल्यूम, ऊपर आर और ये टी। अब क्या रिलेशन सब में दिख रहा है आपस में, अब रिलेशन दिख रहा है ना, थोड़ा सा देख लिया जाए। एक मिनट, चौक सब खत्म हो जाता है धीरे। ओके, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ एम बी नीचे दिख रहा है, एम बी नीचे दिख रहा है, यहाँ भी एम बी नीचे दिख रहा है, यहाँ भी एम बी नीचे दिख रहा है। मतलब कोई भी सी जी पी हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, ये याद रखना है। ठीक है? मतलब किसी सॉल्यूट का अगर मोलर मास हाई है तो उसमें चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं वो भी थोड़ा याद रखना है कि वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे टर्म्स जो होते हैं ना, ये सब क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कितने सॉल्यूट हम किसी सॉल्यूशन में दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इस चैप्टर में इतना फॉर्मूला ही यूज होने वाला है, तो आप इन सबको एक साथ देखिएगा पूरा, फटाक से एक जगह कहीं लिख लेना है, काफी यूजफुल हो।